डिफरेंस होता है? वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3/3 होता है उनके लिए हम डिटरमिनेंट वैल्यू और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपके मन में ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे जब आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में मैं आपके इन डाउट्स को सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और आज हम डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो समझिए, मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है जबकि डिटरमिनेंट एक वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। माय फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मींस ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी, जबकि डिटरमिनेंट रेक्टेंगुलर शेप में कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये हमेशा स्क्वायर की शेप में ही पॉसिबल होता है। माय थर्ड डिफरेंस दैट मैट्रिक्स में जब हम रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि मैट्रिक्स चेंज हो जाए, लेकिन डिटरमिनेंट में जब हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द मैट्रिक्स, हाउ टू गेन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। उससे पहले मुझे आपको कुछ सब टॉपिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। वो टॉपिक्स हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। लेट लर्न अबाउट द माइनर्स। सो माइनर्स क्या होते हैं, इस पे बारे में बात करते हैं। एक डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए हम लोग माइनर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जितने एलिमेंट्स उतने ही माइनर्स। तो अगर एक डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का है तो इसका मतलब उसके लिए माइनर्स कितने होंगे? 4। एक डिटरमिनेंट अगर 3/3 ऑर्डर का है तो उसके लिए माइनर्स कितने होंगे? 9। तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट में कितने माइनर्स होंगे। अब बात करते हैं कि माइनर्स किनके लिए फाइंड किए जाते हैं। तो माइनर्स डिटरमिनेंट की एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो जब कभी हमें किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है तो हमें उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स का एक डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहिए और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए। उससे रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी दैट इज द माइनर वैल्यू फॉर दैट एलिमेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझिए, मैं सबसे पहले लेता हूँ एक डिटरमिनेंट लेता हूँ जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो a11, a12, a21, a22, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 2/2 है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो माइनर्स भी कितने होंगे? 4। अब मुझे हर एक एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट करना है। हम एलिमेंट्स को a से डिनोट करते हैं और माइनस को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M। तो a11 के लिए माइनर क्या होगा? M11। a12 के लिए क्या होगा? M12। a21 के लिए M21 और a22 के लिए M22। देखते हैं मैं कैसे माइनर कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे a11 कैलकुलेट करना है, मुझे M11 कैलकुलेट करना है। सो M11 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट a11। मैंने आपको बताया था जब भी मुझे किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है तो मुझे उसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो अगर मैं a11 के करस्पॉन्डिंग रो जो कि फर्स्ट रो है और a11 के करस्पॉन्डिंग कॉलम जो कि फर्स्ट कॉलम है, दोनों को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास केवल ये एलिमेंट रह जाएगा और मुझे इसका डिटरमिनेंट बनाना होगा। तो a22 का डिटरमिनेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसमें केवल एक सिंगल वैल्यू है, यानी कि वो 1/1 का डिटरमिनेंट है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो मैंने आपको बताया था कि वो डिटरमिनेंट वैल्यू उस एलिमेंट के इक्वल ही होगी। सो आई थिंक मैं यहां से आंसर लिख सकता हूं a22। नेक्स्ट फिर मैं बात करता हूं M12 की। M12 इज द माइनर ऑफ a12। तो अगर मैं इस करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर दूं, हटा दूं मतलब, ठीक है, तो बचेगा क्या? a21 का डिटरमिनेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू a21। M21 इज द माइनर ऑफ a21। तो M21 A21 कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए M21 के लिए मुझे करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं इस रो को
हटा लेता हूँ, इस कॉलम को भी हटा लेता हूँ, तो बचेगा मेरे पास A12 एलिमेंट और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा A12 और M22 इज द माइनर ऑफ A22, तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट किया तो बचा कौन सा एलिमेंट A11, इसका डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू A1। सो बेसिकली हमने माइनस कैलकुलेट कर लिया। तो M11 की वैल्यू A22, M12 की वैल्यू A21, M21 की वैल्यू A12, M22 की वैल्यू A11। मैं आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको जिस एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करना है उसके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर देना होगा, बचे हुए एलिमेंट के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू बनानी होगी और डिटरमिनेंट वैल्यू ही उस एलिमेंट का माइनर होगा। अब मैं इसको आपको 3x3 के लिए भी सिखाता हूँ। तो समझिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मैं इस डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट A का नाम देता हूँ, एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना है 3x3। 3x3 में एलिमेंट्स कितने होंगे 9 एलिमेंट्स, तो माइनर्स कितने 9, हर एक एलिमेंट के लिए एक माइनर फैक्ट है ना। हम हर एक के लिए माइनर फाइंड करते हैं, तो इसका माइनर होगा M11, इसका माइनर M12, इसके लिए M13 एंड सो ऑन, इसके लिए होगा M33। लेट्स चेक। तो मैं M11 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि मुझे A11 के करस्पॉन्डिंग रो जो कि ये वाली है और करस्पॉन्डिंग कॉलम जो कि ये वाली, इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, छुपा लो इनको छुपा लीजिए, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट बनाइए। तो बचे हुए एलिमेंट क्या क्या है देखो, A22, A23, A32, A33, ठीक है, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे हम 2x2 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो A22 इंटू A33 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा A32 इंटू A23, इससे जो भी आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट M11। इस वजह से मैं M12 कैलकुलेट कर सकता हूं। M12 क्या आएगा देखो, मुझे इस करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट करना होगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहे, A21, A31, A23, A33, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A33। तो जैसे मैंने यहाँ पे M11 और M12 कैलकुलेट किया है, उसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी माइनर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमें किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के लिए माइनर कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए माइनर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखते हैं। आइए, मैं यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इज -3 to 5 minus √3। ना ये एक डिटरमिनेंट है 2x2 ऑर्डर का। अब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम 4 माइनस कैलकुलेट करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए एक माइनर। तो मैं M11 कैलकुलेट करता हूँ। M11 इज द माइनर फॉर द एलिमेंट A11। तो यहाँ पर A11 की जगह क्या लिखा हुआ -3, तो मैं करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा, तो मेरे पास रिमेनिंग रहेगा -√3 और मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट -√3। इस तरह से M12 के लिए मैं 2 के करस्पॉन्डिंग रो और 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा। तो अगर मैंने इस रो इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, मतलब छुपा लिया, तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा रहा 5, तो 5 की डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगी 5। इस तरह से M21 मींस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2, एंड M22 इट मींस दैट माइनर ऑफ द -√3। सो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू -3। So such like we can easily calculate the minus for the determinant of order 2x2. Now इसके बाद मैं 3x3 के लिए भी आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3x3 का एक डिटरमिनेंट लेना होगा। 3x3 के डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे 9। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिखता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A ऑफ ऑर्डर 3x3।
तो -1 2 0 2 -1 0 0 0 -1। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये एक डिटरमिनेंट ले लिया 3/3 का, और अब मुझे इसके हर एक एलिमेंट के लिए माइनर कैलकुलेट करने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है तो 9 ही माइनर्स होंगे। मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ दैट m11, सो m11 इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट करूंगा तो रिमेनिंग ये बनेगा -1 0 0 -1। नाउ इसकी रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 दैट इज इक्वल टू 1। m12 इज इक्वल टू m12 के लिए करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट करेंगे तो बनेगा 2 0 0 -1 का डिटरमिनेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into -1 -2 -0 दैट इज इक्वल टू -2। नाउ m13 इक्वल टू इसके लिए एलिमेंट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट किया तो बना 2 -1 0 0। सो इट मींस व्हाट 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ m21 के लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट करेंगे तो 2 0 0 -1 2 0 0 -1 दैट इज इक्वल टू -2 -0 दैट इज इक्वल टू -2। m22 के लिए माइनर कैलकुलेट करना है तो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट करेंगे -1 0 0 -1 दैट इज इक्वल टू 1 -0 इक्वल टू 1। m23 तो एलिमेंट ऑफ a23 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट करेंगे तो बनेगा -1 2 0 0 का डिटरमिनेंट -1 2 0 0। तो अगेन इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। m31 मींस इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट करेंगे तो रो ये है कॉलम ये है एलिमेंट किया तो बचा क्या 2 0 -1 0। तो अगेन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 into 0 0 -1 2 0 0 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। m32 के लिए करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट किया -1 0 2 0। So -1 into 0 0 2 into 0 0 0 -0 that is 0 and m33। now इसके लिए हम देखना चाहें तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का एलिमेंट करेंगे तो बचेगा -1 2 2 -1। so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 तो 1 4 that is equal to -3। such like we have calculated minus for all the elements of this determinant। सो इस तरह से हम माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप अब आपको माइनस कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब क्योंकि हम माइनस कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो अब हम देखेंगे कि हम कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनस को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोफैक्टर्स और माइनस के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत सिंपल सा रिलेशन है कोफैक्टर और माइनस के बीच में, जो कि आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा और बहुत ईजिली आप उसे समझ भी जाएंगे। तो देखिए कोफैक्टर और माइनस के बीच में रिलेशन। कोफैक्टर को हम नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं, माइनस को एम से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को सी से। जिस तरह से माइनस हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं वैसे ही कोफैक्टर्स भी हर एक एलिमेंट के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एक जनरल माइनर को हम MIG से डिनोट करते हैं तो एक जनरल कोफैक्टर को हम CIG से डिनोट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं दैट CIJ इज इक्वल टू -1 raised to power I plus j into MIJ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। आप समझ ही सकते हैं कि CIJ का मतलब हो गया कोफैक्टर और M का मतलब हो गया माइनर। तो क्योंकि आप माइनर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं तो अब आपको हर एक माइनर को यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर I और J आप बहुत अच्छे से जानते हो कि I और J क्या है। I हमें उस माइनर की करस्पॉन्डिंग रो का नंबर बताता है और J हमें उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम का नंबर बताता है। तो CIJ इज इक्वल टू -1 I plus j MIJ। इससे आप कोफैक्टर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। माइनर और कोफैक्टर का यूज कहाँ आता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अपनी शुरुआत 2/2 के डिटरमिनेंट के साथ करता हूँ। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक डिटरमिनेंट है -2 3 5 √3। ये एक मेरे पास डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट के लिए मुझे माइनस कैलकुलेट करना है और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है। अगर आपको कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो भी आपको माइनस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी कैसे हम इसके माइनस और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। माइनस के लिए m11
तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को लिमिट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3 m12 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को लिमिट करेंगे तो बचेगा क्या 5 दैट इज इक्वल टू 5 m21 इक्वल टू, इसके लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को लिमिट करेंगे तो बचेगा क्या 3 दैट इज इक्वल टू 3 और m22 दैट इज इक्वल टू, तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को लिमिट करेंगे तो -2 का डिटरमिनेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू -2। तो इजीली हमने माइनस कैलकुलेट कर लिए। अब इस रिलेशन का यूज करके हम लोग कोफैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। तो इस रिलेशन को यूज करते हैं, देखो C11 का मतलब हुआ -1 रेज़ टू पावर i प्लस j, तो i की जगह 1 रख दूं और j की जगह भी 1 रख दूं, क्योंकि आप देखिए मैंने i और j की जगह क्या रखा है 1 and 1, तो 1 + 1 और यहाँ m11, तो C11 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू m11 और m11 कितना है √3। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू √3। सिंपल है। इस तरह से C12 कैलकुलेट करते हैं तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 दैट इज -1 रेज़ टू पावर 3 और -1 रेज़ टू पावर 3 दैट इज -1 इंटू, और m12 की वैल्यू कितनी है 5, सो हियर इट इज 5, आंसर इज -5। C21 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू m21, so -1 raised to power 1 that means -1 raised to power 3, -1 raised to power 3 that means -1 into m21 की वैल्यू कितनी है 3 that is equal to -3 and C22 that means -1 raised to power 2 + 2 into m22, so -1 raised to power 2 + 2 that means -1 raised to power 4, it means that 1, so 1 into m22 की वैल्यू कितनी है -2 that is equal to -2। It means that we can easily calculate cofactors also। माइनस तो इजी था ही सही, अब हम कोफैक्टर्स भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बस केवल इस रिलेशन का यूज करना होगा। तो आई होप कि आपको रिलेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया है, माइनस और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइनस और कोफैक्टर्स को यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो माइनस और कोफैक्टर्स एक्चुअली आपको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूजेबल हैं। मतलब आप कभी अगर किसी 3/3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको माइनस और कोफैक्टर्स बहुत हेल्पफुल है। कैसे हैं उस बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको 3/3 के अंदर आपको बताया था कि हम 2 मेथड से डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड था सारस डायग्राम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत इजी वे था, है ना, आपने शायद उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ज़रिए भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को पहले मैं सारस डायग्राम से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, और उसके बाद में मैं 3/3 के लिए भी मतलब माइनस और कोफैक्टर यूज़ करके भी आपको मेथड सिखाऊंगा और हम कंपेयर करेंगे कि हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इससे आपको उस टॉपिक में, उस मेथड में कॉन्फिडेंस आएगा। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट लेता हूँ। तो मैंने लिया -1 2 3 0 -2 1 -3 0 2, ये मैंने डिटरमिनेंट लिया जिसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। मैं सबसे पहले आपको सारस डायग्राम के थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बताता हूँ। तो आपको पता है कि मुझे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज आगे और लिखना होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो -1 इंटू -2 दैट इज 2, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, प्लस फिर इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू -3 दैट इज -6, नेक्स्ट 3 इंटू 0 0 0 इंटू 0 दैट इज 0। इस तरह से हमने 1 बाय 1 इन तीनों डायगोनल्स के अलोंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके वहां पे रख दिया। फिर माइनस, उसके बाद में मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो -3 इंटू -2 इंटू 3, -3 इंटू -2 दैट इज 6, 6 इंटू 3 दैट इज 18, प्लस 0 इंटू 1 इंटू -1, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, प्लस 2 इंटू 0 इंटू 2 अगेन आंसर विल बी 0। नाउ सॉल्व करते हैं। 4 - 6 दैट इज -2,
-18, दैट मीन्स आंसर इज -20। सो सारस डायग्राम और सारस मेथड के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -20। अब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, हम उस मेथड के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा आंसर -20 आता है या नहीं। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना चाहूँगा, एंड द नोट इज दैट कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उन्हीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमें डिटरमिनेंट वैल्यू ऑब्टेंड हो जाती है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमें उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, मैं इसी में आपको आगे प्रोसीड करके बताता हूँ कि कैसे हम इस बात को सही साबित कर सकते हैं। चलिए, तो क्या करें बताइए, किसके अलॉन्ग देखें? हम R1 के अलॉन्ग देखें, सबसे पहले सीखते हैं। तो R1 के अलॉन्ग सबसे पहले मुझे R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, है ना। तो R1 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लाइक -1, 2 और 3, और इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, A11, A12 और A13। चलिए, तो मैं सबसे पहले M11 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो M11 इज इक्वल टू व्हाट, तो पता है आपको करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का लिमिट करना होगा। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का लिमिट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा -2, 1, 0, 2, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 × -2 दैट इज -4, -0 × 1 दैट इज 0 इक्वल टू -4। सो C11 क्या हो जाएगा, -1 raised to power 1 + 1 into M11, which means that 1 × -4 that is equal to -4। ये हमारे लिए जरूरी है। नाउ M12 इज इक्वल टू, M12 के लिए देखिए इस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का लिमिट करूंगा तो 0, -3, 1, 2। सो 2 × 0 that is 0, -3 × 1 -3 that is equal to 3। So C12 it means that -1 raised to power 1 + 2 into M12 equal to -1 into -1 क्यों, -1 raised to power 1 + 2 that is -1 raised to power 3 that is equal to -1। M12 की वैल्यू 3 that is equal to -3। नाउ फिर बात करते हैं, ये भी हमारे लिए जरूरी है, यानी यूजफुल होगा आगे। नाउ M13 इक्वल टू, M13 के लिए करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का लिमिट करते हैं 0, -2, -3, 0। नाउ सो 0 × 0 0, -3 × 2 -2 that is 6, सब्ट्रैक्ट किया आंसर -6। नाउ C13 कैलकुलेट करते हैं, -1 raised to power 1 + 3 into M13 that means that 1 × -6 equal to -6। ये 1 कैसे आया, ये 1 इसलिए आया क्योंकि -1 raised to power 4 था और -1 raised to power 4 की वैल्यू 1 होती है। तो क्योंकि अब हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं और मैं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब आगे प्रोसीड करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैंने R1 यानी रो 1 के कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं, तो मैं इन कोफैक्टर्स को इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा और देखता हूं कि मेरा आंसर -20 आता है कि नहीं आता। चलिए चेक करते हैं। तो मैं बात करता हूं कि A11 × C11 प्लस A12 × C12 प्लस A13 × C13, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है, -1, C11 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस A12 की वैल्यू कितनी है, 2, C12 की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस A13 की वैल्यू कितनी है, 3, और C13 की वैल्यू कितनी है, -6। सो लेट कैलकुलेट, -1 × -4 दैट इज 4, -6 -18। So 4 - 6 that is -2 -18 that is equal to -20। चेक। सारस डायग्राम के मेथड से हमने सॉल्व किया था तो भी आंसर हमारे पास -20 आया था, और अभी मैंने एक नए मेथड से सॉल्व किया बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स, तो भी आंसर कितना आया, -20। इट मींस दैट आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो मैंने मेथड बताया वो बिल्कुल सही है। तो मेथड क्या था, एक बार वापस रिकॉल करवाता हूँ। मेथड ये था कि जब कभी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो हमें डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो या कॉलम को पिक कर लेना चाहिए, उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना चाहिए। उससे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी व्हाट, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अभी मैंने किस
रो या कॉलम को पिक किया था, मैंने R1 को पिक किया था। अब ऐसे में और कितने मेथड से कर सकता हूँ, मैं R1 के थ्रू भी कर सकता हूँ, R2 के थ्रू भी कर सकता हूँ, R3 के थ्रू भी कर सकता हूँ, C1 के थ्रू भी कर सकता हूँ, C2 के थ्रू भी कर सकता हूँ, C3 के थ्रू भी कर सकता हूँ। इसका मतलब 3x3 ऑर्डर वाले जितने भी डिटरमिनेंट हैं या मैट्रिसेस हैं उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू मैं 7 मेथड से 7 राइट, एक सारेस डायग्राम भी तो है, हाँ, तो 6 तो ये और एक सारेस डायग्राम, तो 7 मेथड से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ रो 1 के अकॉर्डिंग सिखाया है। चलिए मैं इसी को अब आपको C2 लेट्स पिक दैट, यानी कि कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग में आपको करके बताता हूँ। हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर फिर से -20 आता है या नहीं। तो कॉलम 2 आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। आप देखें कि कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स है 2, -2 एंड 0। हमें इन एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। C2 के जो जनरल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो C2 के जनरल एलिमेंट होते हैं, देखो यहाँ पे गिनते हैं A12, A22 और A32, जानते ना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले M12 की। M12 क्या होगा, देखो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमेंट करूंगा तो 0, 1, -3 और 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 दैट इज 0 -3 दैट इज इक्वल टू 3। तो C12 कितना आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू M12 दैट मीन्स व्हाट, -1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -3। M21 नहीं, M22 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम C2 की बात कर रहे हैं। तो M22 के केस में करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमेंट करूंगा -1 3 -3 2 दैट मीन्स व्हाट, -1 इंटू 2 दैट इज -2 -3 इंटू 3 दैट इज -9। सो लेट कैलकुलेट -2 + 9 दैट इज इक्वल टू 7। सो C22 दैट मीन्स -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7। M32 के लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो M32 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमेंट करूंगा तो बनेगा -1 0 3 एंड 1। सॉल्व करते हैं, 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 0 दैट इज 0 इक्वल टू व्हाट, -1। सो M32 आ गया। नाउ लेट्स चेक C32 मींस -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 इंटू M32 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 दैट मींस -1 इंटू M32 दैट इज -1 इक्वल टू व्हाट, 1। इस तरह से हमने C12, C22 और C32 कैलकुलेट कर लिया। ये तीनों ही कोफैक्टर्स हैं किसके, कॉलम 2 के एलिमेंट्स के। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉलम 2 के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, मैं लिखता हूँ, मुझे फाइंड करना है दैट A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। सोल्व करेंगे A12 इंटू C12, तो A12 की वैल्यू कितनी है 2 और C12 की वैल्यू -3 प्लस A22 की वैल्यू कितनी है -2 और C22 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर हमारे पास 7 प्लस A32 की वैल्यू कितनी है 0 और C32 की वैल्यू कितनी है 1। सो 2 इंटू -3 -6 -2 इंटू 7 -14 प्लस 0 that means -20। Again you can see that by accepting the column 2 we can easily find the determinant value of matrix or determinant of order 3/3। बहुत इजी है, एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड है, वो ये कि किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3/3 के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 7 वे से कैलकुलेट कर सकते हो। 6 में 3 बाय रोज, 3 बाय कॉलम्स और एक सारस डायग्राम मेथड। ठीक है, सो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है ये हम बहुत यूज़ करेंगे आपके एक्सरसाइजेज में या आपके नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमें कई बार इन डिटरमिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो आपको ये परफेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए ताकि आप एक्यूरेटली आंसर कैलकुलेट कर सकें और उससे आपको भी
मज़ा आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि कैसे हम 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और माइनस को और कोफैक्टर्स को यूज़ करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी वेज देखेंगे कि कैसे हम उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।